अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस्मी हाफिज अफवान। आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो इसके हवाले से डिस्कस करेंगे, न्यू सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ओल्ड सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, भाई क्या क्या चेंजिंग आई है। ये आप लोगों के सामने जो है वो न्यू स्टडी स्कीम आ रही है इनकी। और बेटा, जो न्यू स्टडी स्कीम है या जो आपकी ओल्ड स्टडी स्कीम है उसके अंदर आपके जो ये एफसीएम है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, सिर्फ इन्होंने कलर चेंज किया, वो ग्रीन में था, ये जो है वो ब्लू में हो गया। इसके अलावा जो है वो कोई चेंज नहीं आया। जो पहले था वही सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर भी है। तो अगर कोई बच्चा डीएलपी में भी ले रहा है, तो डीएलपी में भी ले रहा है तो वो डीएलपी के जो पुराने वाले लेक्चर्स हैं वो वहां से भी ले सकता है। ठीक है, तो कोई सिलेबस के अंदर चेंज नहीं है। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि सर हमने पढ़ना किस तरीके से, कौन कौन से चैप्टर्स को हम लोगों ने पहले जो है वो ग्रिप में लेकर आना है, ताकि हमारी जो एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लगे। और जो इररिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में, उसके बारे में भी बता दूंगा कि उसको आप एंड में कर लो तो ज्यादा बेहतर है। जरा मुझे रिस्पॉन्स दे दो कि यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल अकाउंटिंग की हाउ नो जिनको नहीं है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, मैं उसके हिसाब से लेके चलूँ चीजों। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अकाउंटिंग के हवाले से बिल्कुल भी कुछ नहीं पता? कोई ऐसा स्टूडेंट है आप लोगों में? सब पहले कुछ ना कुछ अकाउंटिंग से पढ़ कर आ रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं और उसमें ये देख लेते हैं कि देखो आपके पास जो है वो चार सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये चार सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ, हो रही है, हो रही है, ठीक है। चार सेक्शंस हैं, ए बी सी और डी। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास पार्ट ए आ रहा है। पार्ट ए के अंदर पार्ट ए के अंदर आपके पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कुछ भी नहीं आता इसमें से। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट क्लासिफिकेशन आपके पास सेकंड पार्ट आ रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बस आप लोग एक दफा जो है वो उसको पढ़ के चले जाइएगा, मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जस्ट पढ़ के चले जाओ, हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का आपसे एमसीक्यूज वो पूछ सकता है। इसके अलावा जो आपका ये वन है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1, इसमें से कुछ भी नहीं पूछता। ये जो आपके पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन आ रहा है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज पूछी जा सकती है, इसमें से एमसीक्यूज पूछी जा सकती है। और एमसीक्यूज वो कितने मार्क्स की पूछ सकता है? 2 to 5 मार्क्स की पूछ सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और थर्ड पे आपके पास आ रहा है कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर, ये पूरा आपका पार्ट ए था, जिसमें पहला जो पार्ट है इसमें से आपसे वो कुछ भी नहीं पूछता। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है या जो थर्ड पार्ट है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर, टोटल ओवरऑल थ्योरी के टॉपिक्स है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें से अगर वो पूछेगा 2 से 5 नंबर की, वो आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा। मीन्स के इसके ऊपर आप लोगों ने इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी, इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी। जस्ट एक दफा पढ़ लीजिएगा, एक दफा मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, तो इनफ होगा आपके लिए। इतनी ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी। तो ये जो आपके पास सेक्शन ए है जिसकी 20% वर्थ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी क्या है, 20% वर्थ है। लेकिन 20% वर्थ एग्जामिनर पूछता नहीं है इतना। 20% यानी कि आप समझ लो कि अगर 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर इसमें से 20 मार्क्स का पूछ लेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम मैक्सिमम ये हो जाएगा, मैक्सिमम ये हो जाएगा कि 8 मार्क्स की एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है, किसमें? आपके पार्ट ए में। बस इसके अलावा ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जो आपका पार्ट ए है, जो आपका पार्ट ए है, इसके ऊपर आपने इतना फोकस नहीं करना है। जब फोकस करना है तो एंड के डेज में आप लोग इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, शुरू में इसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, पार्ट ए सबको क्लियर हो गया?
पार्ट ए सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब आ जाओ पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या क्या चीजें जिसपे आपको फोकस करना और ज्यादा फोकस करना? जी, ये है आपके पास 6। हाँ, पार्ट बी। पार्ट बी में जो आपके पास सबसे पहले आ जाता है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, इससे आपसे वो एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ। इससे वो आपसे एमसीक्यूज पूछता है और लाजमी पूछता है, और कुछ थ्योरी का भी वो पार्ट आपसे पूछ लेता है। एमसीक्यूज में वो ज्यादातर किस चीजों पे पूछता है बेटा? आप लोगों ने यहाँ पर जो अपना फोकस रखना है वो किस पे रखना है? ईओक्यू पर, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल के ऊपर। ये सबसे ज्यादा पूछ रहा होता है, और आज की क्लास में मैं इसका इंट्रोडक्शन भी दूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा। और उसके अलावा जो आपके पास है, ये जो फीफो लीफो और ये वेटेड एवरेज मेथड है या एवरेज कॉस्ट मेथड है, ये आप लोगों ने शायद पहले भी कहीं सुन रखा, इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज मेथड। इसमें से एग्जामिनर नहीं पूछता, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो वो आपसे क्या पूछ लेगा? थ्योरी पूछ लेगा। थ्योरी पूछ लेगा 5 मार्क्स की। मतलब के मतलब कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, जो कि आपके सेक्शन बी में आ रहा है, इसमें ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो करने वाली चीज है वो क्या है? आपके पास ईओक्यू मॉडल। इसको आपने अच्छे से करना है। ईओक्यू मॉडल के बाद जो आपके पास जो है रीऑर्डर लेवल, इन दोनों चीजों को आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इससे क्या आ जाएंगे? आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। इससे क्या आ जाएंगे? आपकी एमसीक्यूज आ जाएंगे। और अगर वो थ्योरी पूछ सकता है तो वो एवरेज और लीफो फीफो मेथड से वो आपसे थोड़ा सा 5 नंबर का जो है वो थ्योरी का सवाल जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी के अंदर क्या आ गया? चैप्टर नंबर 4। अब आ जाओ नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में वो आपसे क्या पूछ सकता है और हमने किन चीजों के ऊपर फोकस करना है? ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आपके पास है अकाउंटिंग फॉर लेबर। अकाउंटिंग फॉर लेबर अकाउंटिंग फॉर लेबर के अंदर बेटा हो सके तो वो आपसे एमटीक्यू पूछ सकता है। एमटीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ सकता है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछे। मतलब कि इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना, एंड पे करना फोकस, क्योंकि इसमें से वो पूछ ले तो 5 मार्क्स का पूछ लेगा, वरना नहीं पूछेगा। ऐसे ही अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड है, इसमें से भी अगर वो पूछेगा तो एमटीक्यू पूछ सकता है वो आपसे 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एमटीक्यू आपसे पूछ सकता है। तो ये 3 चैप्टर थे आई थिंक। ये 3 चैप्टर थे आपके सेक्शन बी में। इसके अलावा भी कुछ है तो वो भी देख लेते हैं। नहीं, हाँ, ये सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं सेक्शन बी के अंदर। और सेक्शन बी की जो वर्थ बताई है वो भी कितनी बताई है इन्होंने? 20% बताई है। तो 20% में आप लोगों ने जब भी सेक्शन बी पढ़ने लगो तो सबसे पहले बेटा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल करना। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के बाद आपने अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स करनी है, और फिर उसके बाद जो है वो अकाउंटिंग फॉर लेबर करना। यानी कि अकाउंटिंग फॉर लेबर, बल्कि जब आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाए सारे, तो एंड में अकाउंटिंग फॉर लेबर कीजिएगा, शुरू में मत कीजिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और इसमें से इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? सेक्शन बी। अब आ जाओ सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या है? सबसे 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन सी, जो आपकी यहाँ पर इसकी बर्थ आ रही है, कितनी आ रही है सेक्शन सी की? 40 मार्क्स की। 40 मार्क्स का आपका क्या है? सेक्शन सी है, और वाकई ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई सेक्शन सी नहीं करके जा रहा ना, तो वो पेपर में पास नहीं हो सकता। तो किसी को भी अगर पेपर अपना क्लियर करना है तो उसके उसको सेक्शन सी के ऊपर फोकस करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पूरे सिलेबस का। अब सेक्शन सी में बेटा हर चैप्टर में से
ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें से उसने कभी कभी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से ना पूछा हो। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आता है। फिर उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें से प्रोसेस कॉस्टिंग में से उसने ना पूछा हो। और प्रोसेस कॉस्टिंग में से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपसे लाजमी पूछता है। और वो क्या पूछता है बेटा, जब मैं कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ, जब ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बेटा ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। जॉइंट वेंचर से इतना नहीं पूछता। इन दो टॉपिक्स को तो आप लोगों ने घोल के पी लेना है। इन दो टॉपिक्स को आप लोगों ने क्या करना है, घोल के पी लेना है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 5 मार्क्स का आपसे एमटीक्यू भी पूछ सकता है, और इसके अलावा भी आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। इसके अलावा भी आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है। तो आप लोग अपना माइंड बना के जाइएगा कि 5 मार्क्स का एमटीक्यू है और 5 मार्क्स के ही आपके क्या है, एमसीक्यूज है। मतलब इन दोनों टॉपिक से आपका जो पेपर बन के आ रहा होगा, मिनिमम मिनिमम 20 मार्क्स का तो लाजमी बनकर आएगा, 20 मार्क्स का तो लाजमी बनकर आएगा। कुछ एमसीक्यूज आ रहे होंगे और कुछ एमटीक्यूज आ रहे होंगे, लेकिन आ लाजमी नहीं होंगे। अच्छा, अब ये नहीं पता, ये जब एफसीएमए को इन्होंने ओएल के अंदर शिफ्ट किया है, तो अब पेपर पैटर्न क्या होगा वो अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही डिस्क्लोज करेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई पेपर पैटर्न क्या होगा। बहरहाल आपने इसी तरीके से फॉलो करना है कि मैक्सिमम, अच्छा एमसीक्यूज भी 5 मार्क्स के आ सकते हैं। तो 5 मार्क्स अपना मैक्सिमम बना के रखना है कि 5 नंबर के या तो वो एमटीक्यू पूछ लेगा या तो वो आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा। ये दो चैप्टर्स, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है। इसके बाद आ जाता है आपके पास सेक्शन सी। और सेक्शन सी के अंदर आपके पास दो चैप्टर्स हैं, एक है एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएंस एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी तकरीबन तकरीबन आपसे 10 मार्क्स की एमसीक्यूज को पूछ लेता है, 10 मार्क्स की एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछ लेता है। एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का जस्ट आपको एफसीएमए के अंदर कंसेप्ट दिया है। मेन आप इसको एएमए के अंदर जाके पढ़ोगे, जब एमएल2 में इंशाल्लाह ताला आप लोग आ जाओगे, तो वहां पर जाकर आप लोग पढ़ोगे डिटेल के अंदर एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। यहाँ पे जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा एक कंसेप्ट दिया है। तो ज्यादातर वो आपसे क्या पूछ रहा होगा, वेरिएंस एनालिसिस में पूछ रहा होगा। तो ये आपका पूरा क्या है, सिलेबस है। तो इसमें से हम लोगों ने क्या देखा कि सर हम लोगों ने क्या करना है, कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। कोशिश मेरी ये है कि दिसंबर तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरी सबसे पहला क्या होगा कि मैं आप लोगों को मटेरियल पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पढ़ाऊंगा। ये मेरी फर्स्ट चॉइस होगी। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पढ़ाने के बाद में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग पे आ जाऊंगा, और वेरियस एनालिसिस जो हमारा सेक्शन सी है। ये चार टॉपिक्स मैं आप लोगों को शुरू में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें एग्जामिनर बहुत पूछ रहा होता है। तो इन टॉपिक्स को मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले पहले मैं क्या कर लूं, कवर कर। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद भी बाकी के जो टॉपिक्स होंगे, आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया या अकाउंटिंग फॉर लेबर हो गया, इन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके एमसीक्यूज 2 मार्क्स के हो। एमसीक्यूज 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ठीक है। पार्ट ए में जो मैंने आप लोगों को बताया, पार्ट ए में जो मैंने आप लोगों को बताया वो ये बताया कि बेटा ये थियोरेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा, इसमें से मैक्सिमम 10 मार्क्स का वो आपसे पूछ लेगा। पूरे ओवरऑल क्या है, थ्योरी है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी। अच्छा, पार्ट डी रह गया। पार्ट डी में देख लो।
सॉरी, पार्ट डी के अंदर वो था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, वो मैंने सेक्शन सी के अंदर ले लिया था, वो पार्ट डी के अंदर था। पार्ट सी के अंदर सिर्फ एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग है, वो इतनी ज्यादा वर्क नहीं है। उसकी पार्ट डी जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसमें से वो आपसे लास्ट में पूछता है। ये पार्ट डी था। बेटा बेसिक के सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेरे लेक्चर्स ले लीजिएगा, मेरे लेक्चर्स ले लीजिएगा, बेसिक को याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर पैटर्न क्या होता है बेटा? पेपर पैटर्न अभी तक आईसीएमआर ने अनाउंस नहीं किया है, न्यू न्यू वाले का। ओल्ड का तो था, पहले ही जो पेपर हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था बेटा? 100 मार्क्स का आपका पेपर था, ठीक है। मैं बता देता हूँ पेपर पैटर्न जो पहले हुआ करता था वो कैसे था। कि 100 मार्क्स का आपका पेपर था। अब 100 मार्क्स में से वो क्या करता था, वो डिवाइड करता था एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज जो थी वो 60 मार्क्स की थी। अब वो एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू मिनिमम जो थी वो 2 मार्क्स की थी, और 4 to 5 मार्क्स तक एमसीक्यू आ जाती थी मैक्सिमम। यानी कि 60 मार्क्स की आपकी क्या थी? एमसीक्यूज थी। फिर उसके बाद बाकी जो 40 मार्क्स का था, बाकी जो 40 मार्क्स का था वो आपका क्या था? एमटीक्यूज थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब वो एमटीक्यूज के अंदर एग्जामिनर क्या करता था? 40 मार्क्स में से ज्यादातर मेजोरिटी पेपर्स में ये देखा गया है कि वो 15 मार्क्स की थ्योरी रखता था, और बाकी के 25 मार्क्स के वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रखता था। इस तरह से आपका जो 40 मार्क्स का पेपर था वो आता था। अब ये जो 25 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होते थे, इसमें आपके पास वो जॉब ऑर्डर से पूछता था, इसमें वो आपसे प्रोसेस से पूछता था, इसमें वो आपसे वेरिएंस से पूछता था। ये एग्जामिनर का रहता था कि वो जो 25 मार्क्स का वो आपसे पूछ रहा है, तो 25 मार्क्स में वो आपसे जो एमटीक्यूज पूछ रहा था, एमटीक्यूज जो थे वो मैक्सिमम जो है वो 5 मार्क्स के हुआ करते थे। उसमें वो आपको पूरा पैटर्न दे दिया करता था, आपने जस्ट वैल्यूज लिखनी होती थी, कुछ टाइप नहीं करना होता। थ्योरी के अंदर आपको क्या करना होता था? टाइप करना होता था, ठीक है। तो ये इतना ओल्ड पैटर्न था। कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो एमसीक्यूज को 60 से बढ़ाकर वो 70 पे ले जाया करता था। यानी कि 70 मार्क्स की उसने आपसे एमसीक्यूज पूछ ली, और 30 मार्क्स का उसने आपसे क्या पूछ लिया? बाकी जो आपके एमटीक्यूज क्वेश्चन है वो पूछ लिए। लेकिन नॉर्मली देखा कि ये गया था कि वो 60 मार्क्स की एमसीक्यूज पूछता था, और 40 मार्क्स का आपसे वो क्या पूछ लिया करता था? एमटीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें वो आपको एक पैटर्न दिया करता था, और पैटर्न के अंदर आपको जस्ट वैल्यूज पुट करना होती थी, और बाकी जो थ्योरी होती थी वो आपको क्या करनी होती थी? टाइप करनी होती। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका पेपर पैटर्न था। अब न्यू पैटर्न क्या होगा ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। अगर तो न्यू पैटर्न आ भी गया तो या तो इसी तरह का पैटर्न होगा, या फिर वो एमसीक्यूज के रेशियो को और ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि ओएल के अंदर चला गया है, ओएल के अंदर आप लोगों के मेरे ख्याल में जो पेपर्स होते हैं वो एमसीक्यूज ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करेगा? एमसीक्यूज को बढ़ा देगा, बस ज्यादा से ज्यादा ये करेगा। क्लियर है यहाँ तक? और कुछ पूछना हो यहाँ तक? आगे चले हम। अच्छा, अब जो आपने न्यू स्कीम में एडमिशन लिया है ना, किसी बच्चे ने अगर न्यू स्कीम में एडमिशन लिया है उसका पेपर फेब में होगा, दिसंबर में नहीं होगा। ओल्ड स्कीम वाले दिसंबर तक देंगे पेपर। न्यू स्कीम वाले जो पेपर देंगे वो कब देंगे? फेब में देंगे। अच्छा जी, अब एक चीज पर आ जाओ।
मेरे ख्याल में आप लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को बात जो है ना वो क्लियर हो गई हो। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि बेटा हम लोगों ने क्या करना है, पेपर को क्लियर करना है किसी भी तरह से। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा कि पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर कर ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो क्या कर ले, कवर कर ले। फिर उसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे। कंप्लीट तो सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम क्या करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे हैं ना उनको पहले हम कवर करें। देखो बेटा, पेपर पैटर्न हमने देख लिया, सिलेबस देख लिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लिए, पढ़ना किस तरह से पढ़ना, ये है कि बेटा मेरे हैंडआउट्स कर लीजिएगा, इनफ है। ठीक है, उसी में से तकरीबन तकरीबन इंशाल्लाह ताला पेपर आ जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा बस वो कर लो, तो वो भी इनफ है। वो भी अच्छा खासा मटेरियल है जो मैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आपने कर लेना, तो वो आप लोगों का इंशाल्लाह ताला पेपर काफी हद तक जो है हो जाए। हैंडआउट्स इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मिस आपको प्रोवाइड कर देंगी, या मैं खुद भी अपडेट कर दूँ। हमारा जो पहला टॉपिक था मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल है। बेटा ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, अब मजे की चीज आ रही है, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। किसी बच्चे ने पहले से पढ़ा होगा, बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर हमने एफसीए में पहले भी पढ़ा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आज पढ़ने में मजा आएगा। आज पढ़ने में आप लोगों को मजा आएगा। बेसिक से लेके चलेंगे। देखो बेटा, कोई भी प्रोडक्ट, ये आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब यहां पर आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, एक बात याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होते हैं स्टैंडर्ड्स, होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि जिस तरह से आपको आंसर आ रहा है आपने निकाल कर देना है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ किसी और पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, कोई और टीचर होगा वो किसी और पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना माइंड इस तरह से बना के रखिएगा कि फाइनली हमने क्या करना है, अपना आंसर निकालना है। तो क्या करना है, अपना आंसर निकालना है, वो किसी भी तरीके से हम निकाल लें। तो देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बेसिकली डिजाइन इस तरीके से की गई है जो कि इंटरनली है। ये इंटरनल यूजर्स के लिए है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, उनको देखता कौन है, उनको एक्सटर्नल यूजर्स आपके देखते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग देखते हैं, या जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं वो देखते हैं, या गवर्नमेंट देखती है, वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है बेसिकली। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये आप अपने लिए करते हो, और जब आप अपने लिए करते हो तो अपने तरीके से करते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप बाहर के लोगों के लिए कर रहे हो, एक्सटर्नल लोगों के लिए कर रहे हो, तो फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको बताया जाता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं एफसीएमए के अंदर आकर शुरू से आदत पड़ी होती है कि यार ये फाइल है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको करके चले जाओ, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको करके चले जाओ। एक बात याद रखिएगा, अगर तो आप लोगों को आईसीएमए अपना पूरा करना है, अगर तो आप लोगों को अपना आईसीएमए पूरा करना है, ये बात याद रखिएगा, वरना आगे चल के फंसोगे। अभी के लिए एफसीएमए तो क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने फाइल ली और फाइल्स को सॉल्व किया, उसमें से काफी क्वेश्चंस आ गए, कुछ क्वेश्चंस आपने बिस्मिल्लाह करके टिक कर दिए, आप लोगों का पेपर क्या हो गया, क्लियर हो गया एफसीएमए।
लेकिन ये जो एफसीएमए का पेपर है, ये आगे चलकर एएमए को सपोर्ट करेगा, ये बात याद रखना। ये जो एफसीएमए का पेपर है, ये आगे चलकर आप लोगों के एएमए को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि एमएल2 का सब्जेक्ट है, एमएल2 का सब्जेक्ट है, और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है एमएल मैनेजरियल लेवल के अंदर, एमएल2 के अंदर। तो जिस बच्चे ने एफसीएम में अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी एएमए के अंदर। और जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ फाइल करके गया होगा, डिटेल कंसेप्ट नहीं लेकर गया होगा, तो एएमए के अंदर जाकर वो फंस जाएगा और उसके पेपर्स रुकेंगे। एएमए बहुत ज्यादा रुकता है बच्चों का, और इसी वजह से रुकता है कि या तो एएमए के अंदर जो बच्चा आ रहा होता है वो बीबीए करके आ रहा होता है, एग्जाम्शन लेकर, बीकॉम करके आ रहा होता है, या वो एमबीए करके आ रहा होता है, या फिर वो आईसीएमए का ही अपना बच्चा होता है, लेकिन उसने एफसीएम में सही से नहीं पढ़ा होता और डिटेल में नहीं पढ़ा होता, कंसेप्ट अपने क्लियर नहीं किए होते, तो जिसकी वजह से उसका एएमए का पेपर रुक जाता है। तो बेटा, अगर तो आप लोगों ने आईसीएमए अपना कंप्लीट करना है, तो आज से ये आदत डाल लो कि यार मुझे कोई फाइल नहीं चाहिए, मुझे जो पढ़ना है वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ना है, मुझे बुक से पढ़ना है, मुझे फाइल से नहीं पढ़ना। हाँ, फाइल में सॉल्व करूंगा, मैं आप लोगों के साथ बैठ के मैं खुद आप लोगों को फाइल सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन वो हम एंड पे करेंगे जब हम अपने कंप्लीट कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर कर लेंगे। तो पैटर्न आप लोगों को इस तरीके से रखना है पढ़ने का। जो फाइल है वो पहले दिन, हाँ, थियोरेटिकल जो पेपर्स हैं आपके, ईएम का हो गया, एमआईएस हो गया, जितने भी आपके सीजीपीएल थ्योरी के जो पेपर हैं, हाँ, उसमें फाइल करो, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर बेटा फाइल ना करो। अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। अच्छा, अब आज जो बात हो रही थी कि भाई जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या है, आपकी इंटरनल यूजर्स के लिए, तो आप अपनी मर्जी से इसको क्या करते हो, बनाते हो, आप अपनी मर्जी से इसको सॉल्व करते हो। कॉस्ट, जब भी हम बात करते हैं ना कॉस्ट की, तो हमारे सामने तीन चीजें आती हैं। आपकी जो कॉस्ट है वो मिलकर बनती है तीन एलिमेंट से। एक है आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, और थर्ड है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, फिर हम उसके बाद अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के चैप्टर की तरफ जाएंगे। अभी थोड़ी सी मैं आप लोगों की बेस बना फैक्ट्री ओवरहेड, ताकि आपको चीजें समझ में आना शुरू। कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, यहाँ पर बात होगी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यहाँ पर बात होगी आप प्रोडक्ट बना रहे होगे, प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे होगे, बल्कि क्या कर रहे होगे, प्रोडक्ट को बना रहे होगे। और जब भी आप प्रोडक्ट को बना रहे होगे, जब भी आप प्रोडक्ट को बना रहे होगे, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको तीन एलिमेंट्स चाहिए, लाजमी चाहिए। आपको मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। इसके बगैर जो है वो आप कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं। सर, मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, और ओवरहेड क्या होता है। मटेरियल सब बच्चों को पता है। जैसे अगर मैं एक चेयर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मटेरियल क्या होगा, वुड होगी। अगर मैं जो है वो कोई भी, जैसे अगर मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मेडिसिन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जा रहे होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मटेरियल के अंदर आ जाएंगे। तो मटेरियल क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, जिस पे आपका प्रोडक्ट स्टैंड करता है, जिस पे आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है, वो सारा के सारा क्या होता है, मटेरियल होता है। फिर वो मटेरियल ऐसे ही आपके प्रोडक्ट नहीं बन जाता, बल्कि हमें लेबर को यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो एक लेबर की कॉस्ट आ जाती है। और थर्ड होता है आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि प्रोडक्ट को बनाने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। उनके बगैर भी आपका प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने एक डोर मैन्युफैक्चर किया, मैंने क्या किया, एक डोर मैन्युफैक्चर किया। अब इस डोर के अंदर मुझे पता है कि सर वुड क्या है, मेरा मटेरियल है। मटेरियल क्या होगा,
वुड होगा। फिर उसके बाद इसको बनाने के लिए हमें एक कारपेंटर रिक्वायर्ड होगा। तो वो क्या हो जाएगी सर, लेबर हो जाएगी। लेकिन इस डोर को बनाने के लिए सर हमें कुछ सोल्यूशन भी रिक्वायर्ड होगा। जहां पे ये डोर मैन्युफैक्चर हो रहा होगा वहां पर सर इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही होगी। जहां पर ये डोर मैन्युफैक्चर हो रहा होगा वहां पे बाहर हमने एक चौकीदार को भी बिठाया होगा जिसको हमने सैलरी देनी है। फैक्ट्री का रेंट भी होगा जहां पर ये रोड आपका डोर जो है वो मैन्युफैक्चर होगा। और भी इतने इनडायरेक्ट जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, हमारी मशीनरी डेप्रिशिएट भी हो रही होगी डोर को बनाने के लिए, तो डेप्रिसिएशन भी आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये लेबर तो हमें पता है कारपेंटर है, मटेरियल क्या है, वुड है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो हमेशा याद रखना, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आप देखकर कैलकुलेट ना कर सकते हो कि इसके अंदर हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है, कितना हमारा फैक्ट्री का रेंट कंज्यूम हुआ है, कितना हमारा डेप्रिसिएशन मशीनरी का लगा है, और भी जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि हम बता तो सकते हैं कि ये खर्चे हुए, लेकिन कैलकुलेट करके नहीं बता सकते। कारपेंटर को तो बता सकते हैं कि डोर जो है वो उस कारपेंटर ने 3,000 में मैन्युफैक्चर करके दे दिया, हमारी 4,000 की लकड़ी लग गई इसके अंदर। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो उसको उसके लिए एक अलग सेपरेटली अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। तो कोई भी कॉस्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को मिला दो तो आपकी क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। जैसे इस डोर के अंदर सपोज करो कि 2,000 का मटेरियल लगा, 1,500 की जो है वो हमारी लेबर लगी, और हमारे अदर एक्सपेंसेस 1,000 के हुए, तो टोटल जो हमारी कॉस्ट आई वो कितनी आ गई सर, 4,500। ये क्या है, हमारी कॉस्ट है, जो कि हमने सेग्रीगेट किया फैक्ट्री ओवरहेड में, डायरेक्ट लेबर में और डायरेक्ट मटेरियल में। और इसी में से हम अपना पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज, डायरेक्ट मटेरियल पे। मटेरियल की अकाउंटिंग करनी है, इसको समझना है। यहां तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यहां तक बात क्लियर हो रही है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? सबको क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है जी। अच्छा जी, तो आज बेटा हमारा जो पहला चैप्टर है, ये जस्ट मैंने आप लोगों की थोड़ी सी एक बेस बनाई है बेटा। जो हम शुरू के चैप्टर्स हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो परेशान मत होना, आज का चैप्टर मुझे स्टार्ट करना था, इस वजह से मैंने थोड़ी सी आप लोगों की बेस बनाई। पहला चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। पढ़ोगे मजा आएगा, इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल क्या है? अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, क्या जरूरत पड़ी इस चैप्टर को बनाने की या इसके लिए अकाउंटिंग करने की? अकाउंटिंग फॉर मटेरियल सर जरूरत ये पड़ी, बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये सर इन्वेंट्री को, या यहाँ पर हमारे पास जो मटेरियल है बेसिकली वही हमारी क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये चैप्टर जो है वो बनाया गया है। इन्वेंट्री को मैनेज करना है और किस तरह से मैनेज करना है, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पता लगेगा। क्योंकि हमने देखा कि पहला इंग्रेडिएंट ही क्या है, मटेरियल है।
और उस मटेरियल को हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, वो ये चैप्टर आप लोगों को सिखाएगा। इन्वेंट्री को जब आप मैनेज करने जाते हो ना बेटा, तो आपको बहुत सारी कॉस्ट हैं जो कि आपको बेयर करना पड़ती है, आपको मैनेज करके चलना पड़ता है चीजों को। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी है, मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो क्या एक्सपीरियंस है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मेरे ख्याल में मैंने मैट्रिक जो है वो पास किया था और इंटर के अंदर आया था, बहुत पुरानी बात है। तो एक जगह मैंने जॉब की, कि शुरू से ही हमें कमाने का जो है ना वो बहुत शौक हुआ करता था। तो एक जगह जो है वो हमने क्या की, जॉब की। वो एक प्रेस था, जहाँ पे ना वो अखबार वगैरह प्रेस जो है वो अखबार प्रिंट हुआ करते थे, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो प्रिंट हुआ करती थी। उनके अकाउंट्स के अंदर जो है ना वो हमने क्या किया कि हमें जॉब मिल गई और हम वहां पर बैठ के काम करने के लिए। अच्छा, तो वहां के जो ऑनर हुआ करते थे, पतले दुबले से एक ऑनर थे, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई थी उन्होंने, माशाल्लाह से दाढ़ी रखी हुई थी, और बड़े अच्छे। और कभी मैंने उनको जो है ना वो गुस्से में नहीं देखा था, और बड़े प्यार से बात किया करते थे, मुझे बेटा बेटा किया करते थे, बेटा तुमने खाना दिया, दोपहर का खाना भी जो है वो मुझे देते थे। और जो है वो रात का मुझे जो है वो उन्होंने दिया हुआ था, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो था वो भी बेयर करते थे, सैलरी भी मुझे बड़े प्यार से मेरे साथ रहते थे, वो बड़ा ख्याल किया करते थे, और अपनी लेबर का भी बहुत ख्याल किया करते थे। सिर्फ मेरा नहीं ख्याल करते थे, वो अपना भी लेबर, अपनी लेबर का भी ख्याल करते थे। पतले दुबले से थे बिल्कुल, और दाढ़ी भी रखी हुई थी उन्होंने, और हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आज पे जब आंखें बंद करता हूँ तो उसका, उनका जो है ना वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो मेरे सामने, बड़ा मुस्कुराते थे, कभी गुस्से में नहीं देखा। एक दफा क्या हुआ, एक दफा हुआ ये कि जो प्रेस थी ना, कि जहां पे वो चीजें प्रिंट हुआ करती थी, वो मशीनरी हो गई खराब, प्रेस हो गई बंद। अब जैसे ही प्रेस हुई बंद और उनको पता लगा कि प्रेस हो गई है बंद, मशीनरी चल नहीं रही है, मशीनरी के अंदर खराबी आ गई है, तो उस दिन मैंने पहली दफा उनको गुस्से में देखा। वैसे बड़े बड़े भंड हो जाते थे, मुझसे भंड हो जाए, लेबर से भंड हो जाया करते थे, आज तक मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा। लेकिन जो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया है, मैंने बोला भाई, इतने से बंदे में से इतनी बड़ी बड़ी आवाजें आ रही हैं, पतला दुबला सा बंदा है, और वो ऐसा शोर मचा रहा है, क्या हो गया, क्या कर दिया तुम लोगों ने, कैसे मशीनरी खराब हो गई। और उनको पता थोड़ा सा लेट लगा था, 2 घंटे बाद उनको पता लगा था कि मशीनरी जो है ना वो खराब हो गई है। तो शोर मचाना उन्होंने इतना शुरू कर दिया, ओहो। मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं अकाउंट्स में था, मेरा तो प्रिंटिंग से कोई काम नहीं था। लेकिन जो मजदूर थे, जो उनकी उन्होंने की है ना, जो उन्होंने किया है उस मजदूरों के साथ, जो उनको बातें सुनाई, आप यकीन करो इंसान शर्म से पानी पानी हो। वो बात जो है ना वो मुझे इस चैप्टर ने समझाई कि उन्होंने गुस्सा क्यों किया। उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आई कि यार ये क्यों बुड्ढा जो है वो इतना गुस्सा कर रहा है यार, क्या हुआ, मशीनरी है खराब हो जाती है, दोबारा से नई मशीनरी आ जाएगी, दोबारा से जो है वो उसको रिपेयर कर लेंगे, तो 3-4 घंटे में रिपेयर हो गई मशीनरी, और दोबारा से काम भी शुरू हो गया। लेकिन उनका जो गुस्सा था ना वो मुझे समझ में नहीं आया, उस टाइम समझ नहीं आया, मुझे लगा कि यार इन्होंने बुरा किया। लेकिन जब मैंने ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का टॉपिक पढ़ा, तो फिर मुझे समझ में आया कि सही उन्होंने गुस्सा किया था जब भी किया था। अब वो गुस्सा किस बात पे था, देखो जब भी आप इन्वेंट्री मैनेज करने जाते हो, इन्वेंट्री को मैनेज करने जाते हो, तो बेटा एक कॉस्ट आती है आपके सामने, एक कॉस्ट आती है आपके सामने जिसको हम कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है बेटा, स्टॉक आउट कॉस्ट ये होती है बेसिकली, अगर आपकी मशीनरी खराब हो गई, अब प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, काम आप कर नहीं सकते। जब प्रोडक्शन आपकी रुकेगी, आपके ऑर्डर्स डिले होंगे,
और जब आपके ऑर्डर्स डिले होंगे तो आपके कस्टमर्स आपसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा ही है, जैसे कि लेट सपोज आज हमने क्लास रखनी थी 9 बजे की, ठीक है, और मैं आज 9 बजे या 9:10 पे मैसेज करता बेटा आज क्लास नहीं हो पाएगी, आज की जगह हम कल क्लास रखेंगे, तो वो सारे स्टूडेंट्स होंगे यार जो अपना टाइम मैनेज करके बैठे हुए होंगे, वेट कर रहे होंगे, और मैं उनको मना कर दूं कि यार आज क्लास नहीं होगी, तो आप लोगों के माइंड में पहले ही दिन का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यार सर तो पहले दिन ही उन्होंने क्या कर दी, क्लास को कैंसिल कर दी, तो वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो ये होती है हमारे पास क्या, स्टॉक आउट कॉस्ट, कि कस्टमर क्या हो जाए, नाराज हो जाए। अगर कस्टमर नाराज हो गया, और कस्टमर नाराज हो गया तो वो आपके पास से चला जाएगा, वो कहीं और ऑर्डर देगा। आज तो वो मजबूरी में आपसे ऑर्डर करवा लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो किसी और को ऑर्डर देगा। तो वो एक कॉस्ट है जो कि आपको बेयर करना पड़ेगी। तो इसकी वजह से अब मुझे समझ में आया, वो जो अंकल ने गुस्सा किया था वो इस वजह से गुस्सा किया था कि स्टेप आउट कॉस्ट जो है वो उनको नजर आ रही थी, स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो उनको नजर आ रही थी, इन फ्यूचर मुझे ये बेयर करनी पड़ सकती है कि मेरा कस्टमर जो है वो नाराज हो जाएगा, अखबार जो है अगर आज प्रिंट नहीं हुआ टाइम पे तो सुबह हम कस्टमर्स को कैसे डिलीवर करेंगे। इसके अलावा स्टॉक आउट कॉस्ट में क्या होती है कि अगर मटेरियल शॉर्ट हो जाए, मटेरियल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, आपने अपने पास मटेरियल को स्टॉक करके नहीं रखा था, प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जब भी प्रोडक्शन स्टॉप होगी तो स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करना पड़ेगी, और आपका चेहरा भी उन चाचा जी की तरह गुस्से वाला लाल बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब स्टॉक आउट होता है, जब हमारे पास से इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है, तो अब जब आप प्रोडक्शन दोबारा से चालू करते हो, जब आप प्रोडक्शन को दोबारा से चालू करते हो, तो आपको सेटअप कॉस्ट जो है ना वो बेयर करना पड़ता है। यानी कि प्रोडक्शन को दोबारा से लगाना भी आसान काम नहीं होता, मशीनरी को दोबारा से लगाना भी आसान काम नहीं होता, दोबारा से क्या करना होता है, एक सेटअप लगाना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट होती है। जो आपका कस्टमर होता है वो मे भी आपके ऊपर फाइन लगा दे, या आपके ऊपर पेनल्टी लगा दे कि भाई आपकी वजह से मेरा ऑर्डर डिले हुआ है और मुझे इतना नुकसान हो गया है, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा, आप करोगे। तो ये बेटा क्या है, आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट है, कि अगर आपका स्टॉक मटेरियल शॉर्ट हो गया तो फिर आपको ये कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ सकती है, और सबसे बड़ी कॉस्ट तो आपका कस्टमर क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपके पास ऑर्डर नहीं लेकर आएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपने पास स्टॉक रखते हो, उसके लिए आप अपने पास क्या करते हो, स्टॉक रखते हो। तो जब आप अपने पास स्टॉक रखते हो तो सर स्टॉक रखने की भी एक कॉस्ट होती है, स्टॉक रखने की भी एक कॉस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। और साथ साथ एक और कॉस्ट होती है, अगर हम स्टॉक अपना ऑर्डर करेंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगी। एक तो स्टॉक आउट कॉस्ट है, अगर हम इससे बचते हैं तो हमें ये दो कॉस्ट जो है ना वो बेयर करना पड़ेगी। इन्वेंट्री हमें अपने पास रखनी होगी, तो मैं कहाँ रखूंगा, अपने चचा के घर या अपने खाला के घर या अपने मामू के घर तो रखूंगा नहीं, उसके लिए मुझे एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा। तो सर उसके लिए आपको इन्वेंट्री को करने के लिए वेयर हाउस कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगी। वो स्टॉक जो सर हम अपने पास रखेंगे, क्या पता कल को आग लग गई तो नुकसान हो जाएगा, तो उस स्टॉक की हमें इंश्योरेंस भी करवानी होगी, तो एक इंश्योरेंस कॉस्ट भी है। सर मेरी जेब में पैसे नहीं है स्टॉक खरीदने के लिए, मुझे लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेकर मैं क्या करूंगा, अपने पास स्टॉक को रखूंगा, अपने पास माल माल को जो है वो रखूंगा, तो मुझे उस लोन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी। तो स्टॉक आउट से बचने के लिए जब हम स्टॉक को अपने पास रखते हैं तो हमें कैरिंग कॉस्ट जो है ना वो बेयर करना पड़ती है। और साथ साथ जब हम स्टॉक को ऑर्डर करते हैं, जब हमारे पास वेयर हाउस भी है, हमने इंश्योरेंस भी करवा ली, हमारे पास फाइनेंस भी आ गया,
लेकिन जब हम उसको ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर करने के बाद जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर की इंस्पेक्शन होगी। तो सर इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आएगी जो कि हमें बेयर करना होगी। तो सर हमारे पास ऑर्डर इस तरीके से तो आएगा नहीं, हमें उसको कॉल करनी होगी, हमें उसे ऑर्डर देना होगा, कुछ प्रिंटिंग का खर्चा होगा। तो सर कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी होगी। और सर साथ साथ वो डिलीवर होगा हमारे पास तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी। ऑर्डर जब हमारे पास आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी। तो मेरे बच्चों, अगर आपको स्टॉक आउट कॉस्ट से बचना है तो आपको इन दो कॉस्ट को बेयर करना होगा, कैरिंग कॉस्ट को और ऑर्डरिंग कॉस्ट को। लेकिन लेकिन सर चले हम स्टॉक आउट कॉस्ट से बच जाते, लेकिन कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ये भी तो एक कॉस्ट है, इसको भी तो हमें मैनेज करना होगा कि ऐसा ना हो कि ये बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसा ना हो ये बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, लॉस में आ सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आपको ये सिखाती है कि आप किसी तरह से अपनी कॉस्ट को क्या करो, मिनिमाइज करो, ताकि आपका प्रॉफिट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए एक इन्वेंशन हुई, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक इन्वेंशन हुई, और वो इन्वेंशन का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इन्वेंशन थी हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, कि ये एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है और जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं, तो ये दोनों कॉस्ट सबसे ज्यादा मिनिमम होगी। हेयर हेयर कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एट मिनिमम लेवल पे होगी, सबसे कम होगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए तो यहां पर हमने एक इन्वेंशन की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी तो सही, लेकिन क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। इसको आपने क्या करना है, फॉलो करना, और एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है। जी बेटा, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, यहां तक किसी का कोई सवाल है? यहां तक बेटा किसी का कोई सवाल है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बेस बताई कि देखो बेटा, एक स्टॉक आउट कॉस्ट होती है, इसको इससे बचने के लिए हम अपने पास इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री जब हम मैनेज करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास दो कॉस्ट आती है, एक होती है कैरिंग कॉस्ट और एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको बेयर करना पड़ता है, और ये भी एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है। इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को अगर हम फॉलो करेंगे तो यहां पर हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, सबसे मिनिमम हो जाएगी।
और बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें। क्लियर हुई यहां तक बात? हमजा आपको क्लियर हो गई? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा लेवल है कि अगर इस लेवल पर रहते हुए हम क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे अपने सप्लायर को, तो हमें सबसे कम मिनिमम कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बेयर करना हो। अगर इससे हटके हम ऑर्डर करते हैं, अगर हम इससे हटके, ये आपको बेसिकली ऑर्डर बताता है कि आपने कितना ऑर्डर करना है, इतनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी है। इससे आपने ना ही एक अमाउंट या एक यूनिट जो है वो ज्यादा ऑर्डर करना है, और ना ही एक यूनिट आपने कम ऑर्डर करना है। इस क्वांटिटी को आप अगर ऑर्डर करोगे, इस क्वांटिटी को अगर आप ऑर्डर करोगे, तो यहां पर आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है और यहां पर जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो सबसे क्या होगी, मिनिमम लेवल पे। सबसे क्या होगी, मिनिमम लेवल पे होगी। मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ दूंगा आपको, मैं इंशाल्लाह ताला इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर क्वांटिटी करने का क्वांटिटी बता देता है कि इतनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर। इसका फॉर्मूला क्या है ये देख लो पहले। EOQ, EOQ इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू डी मल्टीप्लाई बाय CO डिवाइडेड बाय CC। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। सर बात समझ में नहीं आई, फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। D स्टैंड्स फॉर, D स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड। ये पूरे साल की आपकी डिमांड क्या है मटेरियल की, कितना मटेरियल आपको चाहिए होता है। D स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड। CO, CO stands for ordering cost, ordering cost per order, per order। यानी कि अगर आप एक ऑर्डर करते हो उस पे आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, उसको आप कहते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर अगर आप कर रहे हो। और C स्टैंड्स फॉर एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये इसका फॉर्मूले के अंदर एनुअल डिमांड, पूरे साल की आपकी डिमांड कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर अगर आप कर रहे हो उस पर आपका खर्चा कितना आएगा, और एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट अगर आप पूरे साल रखते हो तो उसके ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, उसको हम कहते हैं CC, यानी कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ये इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, और ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है अपने सप्लायर को। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई यहां तो? यहां तक किसी को कोई सवाल है? ठीक है, तो बेटा आज की क्लास एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इंशाल्लाह ताला इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, पास पेपर से भी क्वेश्चंस देखेंगे, EOQ के और EOQ के बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे, किस तरह से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है वो भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगी। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि भाई आप लोगों को प्रिपेयर किस तरीके से करना है। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो जहां भी जाए तो उनको प्रिपेयर, उनको माइंड में क्लियर होनी चाहिए चीजें कि हमने पढ़ना है किस तरह से। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया और पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया, उसकी थोड़ी सी हमने एक थ्योरी क्लास ली। यहाँ तक कि क्लास में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ लो। नेक्स्ट क्लास की जो डेज होंगे और टाइमिंग होगी, इंशाल्लाह ताला 2 से ढाई घंटे की क्लास हुआ करेगी आप लोगों की, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे।
और उनको वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा और साथ साथ लाइव भी क्लास होगी, दोनों से पैरेलल चलेंगे, चाहो तो रिकॉर्डेड लो चाहो तो लाइव लो। दिसंबर तक ये हमारा सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा। दिसंबर तक एंड हो जाएगा। जो बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर में अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो वो ये दिसंबर की अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से मुझसे पूछ लो। लैपटॉप की मेरी चार्जिंग जो है ना वो बिल्कुल एंड होने जा रही है, तो कभी भी बंद हो जाएगा। सर अगर हम आपके क्वेश्चंस करने हैं आप इधर क्लास में करवाएंगे तो क्या वो इनफ है? जी बेटा, जो मैं क्लास में आप लोग को करवा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को हैंड आउट दे रहा हूँ वो इनफ होगा इंशाल्लाह ताला। उसमें क्लियर हो जाएगी आपकी सारी चीजें। पेपर निकल जाएगा इंशाल्लाह, पेपर भी निकल जाएगा और साथ साथ अच्छे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। पढ़ के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। अपना सर एसीसी की बुक और किट की कैसी है प्रिपरेशन के लिए बेटा? कोई भी बुक पढ़ोगे उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल है, मेरा हैंड आउट इनफ होंगे, उसको कर लेना बहुत हो जाएगा। जी, डेज बता देंगे आपको, मिस आपको क्लास में बता देंगी। ग्रुप के अंदर डेज क्लास की टाइमिंग सब मेंशन कर देंगी, रात के टाइम क्लास हुआ करेगी। कौन से डेज होंगे वो भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। और अपना बेटा ग्रुप में रिव्यू लाजमी देना कि किस तरह की क्लास रही आज की, मजा आया या नहीं आया, समझ में आई चीजें कि नहीं आई। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे लाजमी अपने रिव्यूज शेयर कीजिएगा, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो सारी चीजें बिल्कुल बेटा, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। बेटा जो हैंड आउट है उसके अंदर मिक्स है, कुछ इसी से क्वेश्चंस लिए हुए, कुछ आपके पास पेपर्स के, कुछ मैथ्स एंड दूसरे से। तो वो मिक्स क्वेश्चंस है, तो वो सबको टच किया होगा उस हैंड आउट। तो वो मैंने कंपाइल करके निकाले हुए। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं और किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे लाजमी 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 अपने रिव्यूज शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है। हैंड आउट में इंशाल्लाह ताला मंडे तक ग्रुप में शेयर कर दूँ मटेरियल के। और इसकी रिकॉर्डिंग इस लेक्चर की आपको सुबह तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।